चलिए, नमस्कार दोस्तों। आज पीएनएसटी की पहली क्लास बायोलॉजी की, जिसमें आज हम देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को। ठीक है। और इस पीएनएसटी की क्लास में आपको 9 बजे से डेली बायोलॉजी की क्लास रहेगी। ठीक। पीएनएसटी में सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसके सिलेबस की, तो ये जो इस बार इन्होंने सिलेबस दिया है, ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो 12वीं की 12th एनसीईआरटी के हिसाब से है। और इसमें बायोलॉजी का पूरा सिलेबस जो है, बायोलॉजी का, इस बायोलॉजी के सिलेबस को पूरे पीएनएसटी में बायोलॉजी के सिलेबस को 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। और ये जो 5 यूनिट हैं, अगर इनको हम देखने की कोशिश करें तो इस 5 यूनिट को भी हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि पहला जो यूनिट है हमारा, ये जो पहला यूनिट है जिसको हम, ये जो पहला यूनिट है जो हमारा क्या है, जनन। ठीक है। और इस जनन के अंदर हमको 3 चीजें देखनी है। या पहली चीज हम बात करें कि इसमें सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो हमारा पुष्पीय पादपों में जनन और मानव जन्म है ना, मतलब कहने का ये है कि हमको पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की बात करनी है और मानव जनन की। ये दो चीज हमारे पास है। ठीक है। इसके साथ ही जनन से संबंधित जितनी भी स्वस्थ है, मतलब जितनी भी हेल्थ है, जनन से क्या क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं या कौन कौन सी हेल्थ समस्याएं हो सकती हैं, उनकी हेल्थ के बारे में, जैसे बहुत सारे रोग होते हैं, उन रोग डिसीज के बारे में हमको देखना है। ठीक है। साथ ही अगर हम इसकी बात करें कि इसके सेकंड यूनिट में, तो पहला जो यूनिट है इसका, वो पूरा का पूरा किससे रिलेटेड है, तो पहला यूनिट जो है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगर हम बात करें कि इसका जो सेकंड यूनिट है या यूनिट नंबर 2, और ये जो यूनिट नंबर 2 है, ये पूरा का पूरा, ये 3 चीजें अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा जेनेटिक पर डिपेंडेंट है। किस पर है? जेनेटिक, मतलब अनुवांशिकी। इस अनुवांशिकी के अंदर, जैसे आपको अनुवांशिकी के अंदर क्या देखना है कि वंशागति क्या है और इसकी विविधता के सिद्धांत, मतलब एक तरीके से कहना चाहिए कि हमें पूरा का पूरा जेनेटिक और उस अनुवांशिकता का कैसे डेवलपमेंट होता है या इसका विकास किस तरीके से हुआ है, इस पूरे पॉइंट को हमको यूनिट नंबर सेकंड में देखना है। साथ ही अगर हम देखें कि इसके बाद जो हमारी थर्ड यूनिट है, और ये जो थर्ड यूनिट है, इसमें हमको मानव कल्याण में जीव विज्ञान, मतलब जो ह्यूमन वेलफेयर है, इस ह्यूमन वेलफेयर में मानव का क्या योगदान है, सॉरी, बायोलॉजी का क्या योगदान है। और इसमें अगर आपने देखा होगा कि जीव विज्ञान का मानव वेलफेयर के लिए क्या क्या योगदान है, तो उसमें जैसे आपने देखा होगा मानव स्वास्थ्य और रोग में आजकल, ठीक है, साथ ही साथ मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। बहुत सारे, आपने 2 टाइप के बैक्टीरिया देखे होंगे। एक देखा होगा जो हमारा बैड बैक्टीरिया होता है और एक होता है गुड बैक्टीरिया। तो जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो मानव वेलफेयर के लिए काम है, तो उनको भी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि मानव कल्याण में कैसे जो माइक्रो ऑर्गन्स हैं, है ना, इन ह्यूमन वेलफेयर, वो कैसे सूक्ष्म जीव हमारे मानव कल्याण के लिए भागीदार होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ही हमको क्या देखना है कि बायोलॉजी में हमको ये देखना है बायोटेक, है ना, या जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। और ये हमारे आज की सबसे ज्यादा प्रचलित पद्धति है, जिसको हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी। और इस बायोटेक्नोलॉजी का हर जगह, जैसे आपने देखा होगा, ह्यूमन ह्यूमन के मतलब जो ह्यूमन है या मानव विज्ञान में तो देखना ही देखना है, साथ ही इसको हम किसमें, पादपों में भी देख रहे हैं कि कैसे हाइब्रिड बीज को बनाया जाता है। ठीक है। जैसे आर्टिफिशियल कोई ऑर्गन्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है मानव के लिए, ऐसे ही पुष्पों में या पेड़ पौधों में, प्लांट्स में भी हम क्या करते हैं कि हाइब्रिड बीज बनाना है। ठीक है। जैसे आपने एक सुना होगा गोल्डन राइस, है ना, गोल्डन राइस, तो ये गोल्डन राइस भी कैसे बनाया है, ये बायोटेक्नोलॉजी पद्धति के आधार पर। ठीक है। तो कहना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना है प्लांट और ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी के साथ साथ सूक्ष्म जीवों में भी इसका यूज कैसे करना है। ठीक है। इसको देखना है। और जो हमारी 5वीं यूनिट है, जो 5th यूनिट है, वो है हमारा क्या, इकोलॉजी, है ना। और इस इकोलॉजी के अंदर आपने पहले भी थोड़ा बहुत देखा होगा, एक तरीके से अगर हम देखें तो ये पूरा इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट है। जैसे जीव और समष्टि क्या है इसकी, है ना, साथ ही इकोसिस्टम क्या है, पूरा का पूरा जो हमारा परितंत्र होता है। ठीक है।
और ये परितंत्र कैसे बनता है, उसमें कौन पार्टिसिपेट होता है, ठीक है। और ये परितंत्र हमारे पर्यावरण के लिए है ना, हमारे मानव के लिए या हमारे जो मानव जीवन है उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक। इसके साथ ही जैव विविधता और उसका संरक्षण, जो हमारी जैव विविधता मतलब बहुत सारी प्रजाति के जो हमारे जीव जंतु हैं, ठीक है, उनकी क्या आवश्यकता है और उनकी विविधता कैसी है और उनका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमको देखनी है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन इनको हमको बहुत डेप्थ में पढ़ना है, ठीक। तो पहला यूनिट क्या है हमारा, हमारा पहला यूनिट है जनन रिप्रोडक्शन। तो आज हम केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसमें कि जनन का जनन मतलब रिप्रोडक्शन एक तरीके से क्या है, और ये रिप्रोडक्शन की क्या प्रक्रिया होती है ना, और प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन की क्रिया होती है। केवल इसके हम इंट्रोडक्शन के बस बारे में समझेंगे आज कि ये जनन आखिर है क्या, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। अगर आप देखोगे तो आज केवल हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना है कि ये जनन प्रक्रिया क्या है। तो आपने देखा होगा, या इसको हम एक डेफिनेशन से समझते हैं तो चीजें आपकी क्लियर होंगी। पहली चीज है कि अगर हम बात करें कि जनन प्रक्रिया क्या होता है, तो याद रखिएगा समस्त जीवों में, ये चीज भी याद रखना है आपको, जीवो मतलब ये केवल और केवल लिविंग बॉडी में होगा। ये किस में होता है, लिविंग बॉडी। अब लिविंग बॉडी कैसे, जैसे आपने देखा होगा आज आपने कहीं पर एक पेड़ लगाया, ठीक है, 2 साल बाद आप देखोगे तो वहां पर 1 से 2, 2 से 4 पेड़ आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये एक पेन है ना, और यहाँ पर मैं यहाँ पर रख करके जाता हूँ और 2 साल या 3 साल बाद देखेंगे तो ये पेन 2 हो जाएंगे, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग में याद रखिएगा रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती या प्रजनन क्षमता नहीं होती है। लेकिन जितनी भी लिविंग बॉडीज होती हैं, सजीव जो होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, प्रजनन की क्षमता होती है, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन एबिलिटी या कैपेसिटी होती है। इसलिए रिप्रोडक्शन का अगर हम एक तरीके से एक वर्ड में मायने देखें तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने अस्तित्व को बनाए रखना। अपने अस्तित्व को कैसे बनाए रखना, जैसे आपने देखा होगा कि आज मान के चलो पूरी दुनिया में, जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि पूरी दुनिया में मान के चलो आज एक आम है, ठीक है, आज पूरी दुनिया में एक आम है और आप इस आम का स्वाद ले पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इस आम का स्वाद आपकी आने वाली पीढ़ी भी ले, आने वाली पीढ़ी भी इस आम का क्या कर सकती है, स्वाद ले सके, तो क्या करना पड़ेगा भाई, इस और ऐसे इस आम के जैसे और भी पेड़ लगाने पड़ेंगे। समझ आ रहा है, मतलब उनको उत्पन्न करना पड़ेगा, इस आम के जैसे ही और आम के पेड़ उत्पन्न करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप आने वाली पीढ़ी इस आम का स्वाद ले सकती है। और ये उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही तो क्या कहलाती है, आपका रिप्रोडक्शन होती है, अपने जैसा ही। समझ आ रहा है, ऐसे जीव या समस्त जीव भी कह सकते हो, समस्त जीव जो अपने जैसे ही जीवों को उत्पन्न करते हैं, ऐसी क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, प्रजनन। और ये क्यों करते हैं अपने जैसे ही, क्यों, क्योंकि उनका अस्तित्व बना रहे मतलब जैसे आज देखिए मान के चलो दुनिया में केवल 2 लोग हैं, आने वाली पीढ़ी में क्या हो जाएगा, अगर उनसे रिप्रोडक्शन उनके जैसी और लोग या और जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई, तो क्या वो पीढ़ी आगे बढ़ सकती है, नहीं, वो तो वहीं खत्म हो जाएगी। समझ आ रहा है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन को एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि समस्त जीवों में अपने अपने जैसे जीवों के उत्पन्न की क्रिया, अपने जैसे जीवों के उत्पन्न की क्रिया को हम क्या कहते हैं भाई, प्रजनन की क्रिया। क्या बोलते हैं, प्रजनन की क्रिया। समझ आ रहा है इतनी चीज, ठीक है। अब देखिए जरा ये जो प्रजनन की क्रिया है, ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ये जो प्रजनन की क्रिया है, इसी प्रजनन की क्रिया को हम एक तो किसके नाम से जानते हैं, रिप्रोडक्शन के नाम से जानोगे आप, दूसरा इसी को आप किसके नाम से जानते हो, प्रजनन, या आप देखोगे तो इसी को और किसके नाम से जानते हैं हम, जनन क्रिया। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो जनन या प्रजनन की क्रिया क्या होती है, तो जनन और प्रजनन की क्रिया होती है कि समस्त जीव जो अपने जैसे ही जीव उत्पन्न करते हैं,
समझ आ रहा है? जो अपने जैसे ही जीव उत्पन्न करते हैं, ऐसी प्रक्रिया को ही हम क्या बोल देते हैं? रिप्रोडक्शन। और याद रखिएगा, ये जो रिप्रोडक्शन प्रक्रिया है, ठीक है, ये जो रिप्रोडक्शन प्रक्रिया है, ये कैसी प्रक्रिया है? जैविक है कि अजैविक है? ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो जनन प्रक्रिया है, ये कैसी प्रक्रिया है भाई? जैविक है। कैसी है? जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, जैविक प्रक्रिया, या इसी को आप एक नाम जानते हो, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसी है ये? बायोलॉजिकल प्रोसेस। समझ गए? ठीक है, और साथ ही साथ आप ये जो रिप्रोडक्शन प्रक्रिया है, इस रिप्रोडक्शन प्रक्रिया में, ठीक है, एक चीज और याद रखिए, इस रिप्रोडक्शन प्रक्रिया में जैसा जीव है वैसा अपने जैसा ही वो क्या करेगा? जीव उत्पन्न करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा, गुलाब का पौधा है, ठीक है, या गुलाब का फूल है, तो वो गुलाब ही उत्पन्न करेगा। समझ आ रहा है? जैसे गेंदे का फूल है, तो वो किसकी उत्पत्ति करेगा भाई? गेंदे के फूल की। आम के पेड़ से आम का पेड़ ही क्या होगा? उत्पन्न होगा। तो एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि सर, ये जो प्रजनन की प्रक्रिया है, ये जैविक प्रक्रिया तो है, साथ ही साथ ये जैविक प्रक्रिया तो है ही, और साथ ही साथ एक ऐसी प्रक्रिया है भाई, इस प्रक्रिया में सेम सेम क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। मतलब या इसको एक और नाम बोल सकते हो कि समान समान क्या होता है भाई? जीवों का निर्माण होता है। समान जीवों का निर्माण होता है। समझ आ रहा है? या लिविंग बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, सेम लिविंग बॉडी का निर्माण होता है। तो इतनी चीज समझ आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद एक चीज और याद रखिए, जैसे ये आपने देखा होगा, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसको हम पढ़ेंगे, बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आराम से कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन में कैसे होता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होगा, ये कैसे इसमें उत्पत्ति होगी, है ना, कैसे ये बीज से क्या बनेगा, या रूट्स बनेगी, रूट से आगे चल के एक पौधा बनेगा, ये हम सारी प्रक्रिया आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बड़ा डिटेल में। आज केवल और केवल जो क्लास है हमारी, वो केवल इसकी है कि आपको ये समझ आ जाए कि भाई जनन प्रक्रिया होती क्या है, केवल इंट्रोडक्शन है। ठीक है, चलिए, अब इसी में एक चीज और याद रखिएगा। ठीक है, अब ये जो प्रजनन की क्रिया है, इस प्रजनन की क्रिया में हमको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। इस प्रजनन की क्रिया में हमको दो चीजों की आवश्यकता होती है। दो चीजों की कैसे आवश्यकता होती है? अगर हम बात करें तो जो पहली चीज है ना, दो चीजों की आवश्यकता होती है। जो पहली है, पहली किसकी आवश्यकता? जन्म देने वाले की। जन्म देने वाला। और जो जन्म देने वाला होता है, इस जन्म देने वाले को ही हम बोलते हैं क्या? जनक। इस जन्म देने वाले को ही क्या बोलते हैं हम? जनक देते हैं, बोलते हैं। और ये जो जनक है या जन्म देने वाला जो है, ये जन्म से देने वाला जो कहलाता है, उससे किसकी उत्पत्ति होती है भाई? जीव की। इससे क्या होती है? जीव की उत्पत्ति। और ये जो जीव की उत्पत्ति होती है, समझ गए, ये जो जीव की उत्पत्ति होती है, या आप ऐसा कह सकते हो लिविंग बॉडी की, है ना, लिविंग बॉडी, है ना, या तो आप जीव की उत्पत्ति बोल सकते हो या लिविंग बॉडी बोल सकते हो। ये जो जीव की उत्पत्ति होती है, और यही जो उत्पत्ति है जीव की, ये जीव की उत्पत्ति कैसी होती, तो याद रखिएगा, इसी जीव की उत्पत्ति से हमको प्राप्त होती है, जिसको हम बोलते हैं संतति। क्या प्राप्त होती है? संतति। और यही संतति जो है, इसी से हमको मिलती है क्या? डॉटर सेल। क्या मिलती है? डॉटर सेल। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी, इसको हम बड़े डिटेल में देखेंगे कि ये प्लांट्स में कैसे होगा, ह्यूमन में। केवल आप इतना समझ लीजिए कि जन्म देने वाला, तो किसकी जरूरत पड़ेगी भाई जन्म देने के लिए? जनक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये जनक क्या है, या आप इसको कह सकते हो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत होगी भाई? पेरेंट्स। अब पेरेंट्स कैसा है वो हम देखेंगे अलग अलग, कि भाई कौन से जनन में या कौन से रिप्रोडक्शन में किस जनक, एक जनक, दो जनक, किसकी जरूरत पड़ती है, उसको हम बाद में देखेंगे। केवल इतना बस आप समझिएगा कि जन्म देने वाला जो होता है वो पेरेंट्स मतलब जनक होता है, और बिना जनक के किसी जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, इतनी चीज आप याद रखिएगा। अब देखिएगा, अगर हम देखें तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो रिप्रोडक्शन होता है, ये रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें तो इसको हम दो प्रोसेस में पढ़ते हैं। इस रिप्रोडक्शन की कितनी प्रोसेस होती है? दो प्रोसेस। एक होती है जिसको हम बोलते हैं अलैंगिक जनन, और एक होती है जिसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन।
ठीक है। तो अभी केवल आपको देखना है, बड़े आराम से आपको बताएंगे कि कैसे अलैंगिक जनन होता है। एक एक चीज को बड़े डिटेल से पढ़ेंगे हम कि अलैंगिक जनन क्या है, कैसे होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। केवल अभी हमको ये देखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन सा अलैंगिक जनन है या असेक्सुअल प्रोसेस है और कौन सी सेक्सुअल प्रोसेस है। ठीक है, इसी में से कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा, फिजन वर्डिंग है ना, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन मतलब बीजाणु जनन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, सोमेटिक रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें आपको पूछ ली जाएगी कि व्हाट इज अ सोमेटिक रिप्रोडक्शन, या ये जो आपका कायिक कायिक प्रजनन है ये किस प्रजनन के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। केवल आपको ये देखना है कि अलैंगिक जनन के अंदर क्या आएगा और लैंगिक जनन के अंदर क्या आएगा। ठीक है, फिर हम बड़ी आराम से इसको अलैंगिक जनन आपको बताएंगे कि कैसे अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन में किसकी जरूरत पड़ती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अभी केवल हम ये देखते हैं कि अलैंगिक जनन के अंदर मिलेगा क्या क्या हमको। तो देखिए, अगर हम बात करें तो अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसके अंदर विखंडन होगा। विखंडन मतलब फिजन, और ये कैसे होता है फिजन, ये हम आपको बताएंगे कि फिजन की प्रोसेस कैसे होती है। दूसरा वर्डिंग, जिसको हम मुकुलन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड क्या होता है, ये एक्चुअली में स्पेयर नहीं, स्पोर फॉर्मेशन है ना। स्पोर फॉर्मेशन मतलब बीजाणु निर्माण कैसे होता है। तीसरा क्या है, खंडन कैसे होता है। और एक और याद रखिए, पुनर्निर्माण। यहाँ पर याद रखिए, इसको एक तरीके से पुनर्निर्माण को हम प्रजनन नहीं बोल सकते, लेकिन इसको कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जिनको रीजनरेशन से प्राप्त किया जाता है, लेकिन रीजनरेशन से उसके जैसा ही जीव नहीं। रीजनरेशन का मतलब ये होता है कि किसी एक अंग के कट जाने पे फिर से उसका पुनः प्राप्ति हो जाना, उसको हम रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम कायिक प्रजनन में देखेंगे तो दो तरीके का होगा। एक तो हमारा नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, नेचुरल में जैसे हमारे पास दो होते हैं, एक वेजिटेशन होता है। इस वेजिटेशन के अंदर जैसे आपने देखा होगा, हम कटिंग है ना, कटिंग करते हैं है ना, लेयरिंग करते हैं, ठीक है, ग्राफ्टिंग करते हैं, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है। तो हम बाय वन बाय इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्राफ्टिंग होती है। ठीक, चलिए अब देखिए, अगर हम बात करें किसकी, लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन में याद रखिएगा यहाँ पर फ्यूजन मतलब संलयन होगा। संलयन का मतलब ये है, ठीक है। चलिए पहले आप यहाँ देख लीजिए, मैं फिर आपको ये दोनों का आराम से एक आपको डिफरेंस बता दे रहा हूँ कि लैंगिक और अलैंगिक में। केवल यहाँ पर ये देख लीजिए कि अलैंगिक जनन में क्या होगा, संलयन होगा, और इस संलयन से हमें दो चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा जिसको हम बोलेंगे युग्मक संलयन, और एक बन जाएगा हमारा क्या, संयुग्मक। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज यहाँ देखो जल्दी से कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, या अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो हमारा जनन क्रिया है ना, या जनन जो है, इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है भाई, दो पार्ट में। पहला कौन सा है हमारा, अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन, और या इसको हम क्या कह सकते हैं, एसेक्सुअल प्रोसेस या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है हमारा, लैंगिक जनन। ठीक, जिसको हम बोलते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो अलैंगिक जनन है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखिएगा, ये जो रिप्रोडक्शन है ये कैसा होता है, ये याद रखना, एकल जनक होता है। ये कैसा होता है, एकल जनक का मतलब ये है कि इसमें केवल और केवल कौन होता है, सिंगल पेरेंट्स होता है। क्या होता है इसमें, केवल सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट का मतलब ये है कि इसमें केवल और केवल एक ही जनक से क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए, और एक चीज और याद रखिएगा, ये जो एकल जनक है, एकल जनक से होता है। और दूसरी चीज इसमें याद रखना कि इसमें जो एकल जनक से कैसे होता है, क्योंकि इसके अंदर
इस जनक के या ये जो पेरेंट्स होता है, इस पेरेंट सेल में क्या होता है, कुछ सम सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। इसमें जो निर्माण होता है अलैंगिक जनन में, रिप्रोडक्शन की क्रिया कैसे होती है, क्योंकि इसमें केवल एकल जनक होता है और इसी एकल जनक से क्या होता है, हमें डॉटर सेल, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका ये क्या होता है, एकल जनक या एक सिंगल पेरेंट सेल होती है और यही सिंगल पेरेंट सेल से आगे किसका निर्माण हो जाता है, डॉटर सेल का। समझ आ रहा है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं क्या, अलैंगिक। तो याद रखिएगा ये जो अलैंगिक प्रोसेस है, ये अलैंगिक प्रोसेस याद रखिएगा, अलैंगिक जो रिप्रोडक्शन होता है, इस अलैंगिक रिप्रोडक्शन में बहुत सारे ऑर्गन है ना, बहुत सारे जो हमारे सूक्ष्म अंग होते हैं, और सूक्ष्म अंगों के या सूक्ष्म जीवों में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक तरीके से अलैंगिक रिप्रोडक्शन ही होता है, ठीक है। जैसे पुष्पों में भी पाया जाता है, ठीक। अब आपने देखा होगा हमारी बॉडी या मानव शरीर पर भी कहीं कहीं अलैंगिक जनन होता है, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर हमारा घाव घाव हो गया, कट लग गया, आपने देखा होगा कुछ दिनों के बाद उसी के जैसी सेम ही सेम क्या हो जाएगी, वहां पर एक स्किन आ जाएगी, ठीक है। जैसे आप बाल कटाते हो, ठीक है, बाल कटाने के बाद कुछ दिनों के बाद बाल जैसे थे पहले जैसे बाल थे वैसे ही बाल आ जाते हैं, समझ आ रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से हमारी बॉडी पर भी, और याद रखिएगा जो मानव बॉडी है उसका 99% 99% पार्ट जो है वो अलैंगिक रिप्रोडक्शन से ही बना हुआ है, वो अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस से ही बना हुआ है, याद रखिएगा। जैसे आपने देखा होगा, हाँ, और ये जो है ना, ये अलैंगिक की प्रोसेस जो है, ये अलैंगिक की प्रोसेस याद रखिएगा, या अलैंगिक जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, प्रजनन है, इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसकी जो डिवीजन की स्पीड होती, स्पीड किसकी बात कर रहा हूं मैं, पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनने के बीच में जो सेल डिवीजन होता है, क्या लिखा आपने देखो, क्या होता है इसमें, ये जो सेल डिवीजन, तो ये जो सेल डिवीजन होता है उसकी स्पीड कैसी होती है, हाई होती है। जैसे आपने देखा होगा कोरोना, कोरोना वायरस आपने देखा हमारी बॉडी के अंदर गया, ठीक है, आपने देखा होगा उसको आइसोलेशन करना होता था 10 दिन 15 दिन, थोड़े सिम्टम दिखते, 10 से 14 दिन के अंदर आपकी बॉडी में पूरे के पूरे सिम्टम्स, मतलब कि उसमें होता क्या है कि एक पेरेंट सेल कई डॉटर सेल को कन्वर्ट कर देती है, और इसमें इतनी स्पीड हाई, मतलब स्पीड कैसी होती है, बहुत तेज होती है इसको सेल डिवीजन करने की, समझ आ रहा है। इसलिए तो आपने देखा होगा हमारी बॉडी में एक वायरस एंटर करता है, कितने जल्दी फास्टली हमारे पूरे बॉडी में वायरस फैल जाता है, समझ आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो एसेक्सुअल होता है या ये जो आपका अलैंगिक जनन होता है, इस अलैंगिक जनन में एक तरीके से जब क्या होता है, सिंगल पेरेंट सेल, और इस सिंगल पेरेंट सेल में होता क्या है, सेल डिवीजन। तो याद रखिएगा ये जो सेल डिवीजन है ये कैसा होता है, स्पीड इसकी हाईली होती है, इसलिए हमारी बॉडी में या कहीं भी आपने देखा होगा जो वायरस है, बैक्टीरिया है, ये सारे के सारे बहुत तेज गति से इनकी उत्पत्ति होती, तेज गति से इनका निर्माण होता है, समझ गए, ठीक है। अब ये तो अलैंगिक था, अगर हम बात करें किसकी, लैंगिक जनन की, किसकी बात करें, लैंगिक जनन की, तो याद रखिएगा लैंगिक जनन, जैसे यहां पर हमको किसकी जरूरत थी भाई, यहां पर हमें एकल, ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या था हमारा, लैंगिक प्रजनन या जनन आप बोल सकते हो, है ना, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें क्या होता है, जो हमारा लैंगिक जनन होता है या लैंगिक प्रजनन होता है, तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें हमको सिंगल नहीं, इसमें हमको क्या होता है, दो जनक की जरूरत पड़ती है, किसकी, दो जनक, मतलब आपको यहाँ पर टू पेरेंट सेल चाहिए, किसकी जरूरत पड़ती है हमको, दो पेरेंट सेल की आवश्यकता होती है, ठीक है। दो पेरेंट सेल, या दो पेरेंट सेल कौन कौन होते हैं, एक होता है जिसको हम बोलते हैं नर, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं मादा, मतलब हमको यहाँ पर लैंगिक जनन के लिए हमको दो जनक चाहिए, एक चाहिए कौन सा भाई, एक मेल, और एक चाहिए कौन सा, फीमेल, ठीक है। और इसी मेल और फीमेल से हमको युग्मक मिलते हैं, कितने,
दो, ठीक है। जैसे नर से कौन सा मिलता है हमको, नर युग्मक, ठीक है, और मादा से कौन सा मिलता है हमको, मादा युग्मक। और याद रखिएगा एक लाइन आपने अभी यहां पर देखी थी, ठीक है, यहां देखिए जल्दी से, यहां पर आपने देखी संलयन। तो ये जो संलयन है वो संलयन क्या है, तो याद रखिएगा ये जो युग्मक है, ये जो युग्मक है, इस युग्मक का ही क्या हो जाता है भाई, इस युग्मक के ही नर युग्मक और मादा युग्मक का ही क्या हो जाता है, संलयन हो जाता है, ठीक है। और इसी का संलयन होने के बाद, इसका संलयन होने के बाद क्या बन जाता है, तो याद रखिएगा इसके संलयन होने के बाद बनता क्या है, जल्दी बताओ, ठीक है। तो याद रखना इसमें बनता क्या है, इसमें बनता है युग्मनज। क्या बन जाता है, युग्मनज। और यही युग्मनज जिसको हम जायगोट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको हम जायगोट भी बोलते हैं, इसका निर्माण हो जाता है, ठीक है। और इसी जायगोट का बाद में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। इसी जायगोट का बाद में क्या हो जाएगा, निषेचन। और इस निषेचन के बाद हमको क्या मिलेगा, संतति, ठीक है, एक नई संतति का निर्माण होगा। समझ गए। तो एक तरीके से अगर हम बात करें कि लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, तो देखिए लैंगिक प्रजनन में हमको दो जनक की जरूरत होती है या टू पेरेंट सेल, जिसमें एक मेल होगी और एक कौन सी होगी, फीमेल, है ना। जैसे यहां पर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, युग्मक संलयन होता है या युग्मक मिलेंगे आपको। तो ये युग्मक जो है, जैसे आपने देखा होगा, एक होता है कौन सा हमारा नर युग्मक, ठीक है, और एक होता है कौन सा हमारा मादा युग्मक। इस नर युग्मक और मादा युग्मक इन दोनों का सबसे पहले क्या होगा, संलयन होगा। और संलयन के बाद क्या बन जाएगा, युग्मनज। और युग्मनज के बाद निषेचन, और निषेचन के बाद क्या बनेगी, एक नई संतति। तो अलैंगिक प्रजनन में इस तरीके से प्रोसेस होती है। अब इसमें हम बाय वन बाय एक एक चीज को पढ़ेंगे कि भाई नर युग्मक का निर्माण कैसे होगा, मादा युग्मक का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। और ये दोनों में होता है, याद रखिएगा, ये केवल और केवल आपके ह्यूमन में नहीं होगा, ये जो अलैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन दोनों में होता है, ठीक है। दोनों किन में भाई, जैसे आपने देखा होगा ये मानव में भी होता है, मानव में भी होता है, और ये किस में होता है भाई, पुष्प मतलब प्लांट में भी होता है या पौधे में भी होता है। तो मानव लैंगिक जनन भी है, ठीक है, मानव, तो मानव में लैंगिक प्रजनन, और किस में होता है ये लैंगिक प्रजनन, याद रखिए पुष्प में भी लैंगिक प्रजनन होता है। तो याद रखिएगा हमें ये दोनों चीज ही पढ़ना है। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा सिलेबस है, वो यही है कि हमको पुष्पीय लैंगिक प्रजनन देखना है, ठीक है, और हमको क्या देखना है, मानव लैंगिक प्रजनन। केवल आज हम आपको पहली क्लास, केवल हम आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा समझा रहे हैं कि रिप्रोडक्शन वास्तविक में है क्या, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन सिलेबस जो है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे आपका स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। जिसमें आपने देखा होगा जो हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस में हमारा पहला पॉइंट ही लिखा है या पहला लाइन ही क्या लिखा हुआ, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो इसको हम, ये हमारा पहला टॉपिक होगा और इस टॉपिक से ही हम स्टार्ट करेंगे। केवल और केवल आज की जो क्लास है वो केवल आपके लिए क्या है, इंट्रोडक्शन की है, केवल और केवल एक परिचय की है कि भाई रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। चलिए, तो अब एक और देखते हैं थोड़ा सा कि इसमें क्या है। जैसे अलैंगिक प्रजनन को अगर आप देखो कि अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है, जैसे आपने एक और चीज देखी होगी ना, क्लोन बनाना। क्लोन जानते हो ना, जैसे आपने देखा ये सेल है, इस सेल के जैसा ये सेल बन गई, है ना। और उसी के जैसा बनना, उसको हम एक लाइन में क्या बोल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, क्लोन बोलते हैं, ठीक है। ठीक, तो अलैंगिक प्रजनन को एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, क्लोन। जैसे आपने देखा होगा ये सेल है, इसी के जैसे एक और सेल का निर्माण हो जाए, इसी के जैसे एक और सेल का निर्माण हो जाए, इसी को तो हम क्लोन बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हम अलैंगिक जनन को क्या बोल देंगे भाई, क्लोन, ठीक है। इसमें क्या होता है अगर हम बताएं सिंपल सी बात, तो इसमें किसकी जरूरत होती है भाई, सिंगल पेरेंट सेल की, ठीक है। सबसे पहली चीज तो हमको सिंगल पेरेंट सेल चाहिए। दूसरी चीज इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है। अभी हम बताएंगे सेल डिवीजन कैसे होता है, ठीक, सेल डिवीजन। तो यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो पहला क्या था हमारा, फ्यूजन, ठीक है, विखंडन था। ये विखंडन एक्चुअली में होता कैसे, ये चीज देखिए आप, ठीक है। तो विखंडन जो है, जैसे आपने देखा ये पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल में क्या हुआ, ये सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन होके ये देखो आपको दो न्यू डॉटर सेल दिख रही।
तो इसी को हम बोलते हैं क्या, फिजन। फिजन मतलब क्या हो जाएगा, देखो जल्दी से, फिजन मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो क्या है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, या इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। ठीक है, आपने देखा होगा सबसे पहले क्या होगा, सेल डिवीजन। तो इस सेल डिवीजन में याद रखिएगा, ये सबसे पहले फर्स्ट स्टेज पर क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेज पर याद रखना न्यूक्लियस डिवीजन होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस डिवीजन। मतलब सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस टूटेगा। ठीक है, और जब न्यूक्लियस टूट जाता है, ये पहले स्टेज में न्यूक्लियस टूटेगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्मा का क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिवीजन। इसमें और अच्छे से नहीं दिख रहा, एक मिनट है ना। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में, या यहीं पर कह लें हम, ये वाली जो स्टेज है, इस स्टेज में क्या हुआ था, इस स्टेज में न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। ठीक है, किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस। और याद रखना, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो इस प्रोसेस को कहते क्या है, तो जिसमें न्यूक्लियस डिवीजन होता है इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, कैरियोकाइनेसिस। समझ रहे, जब क्या होता है, एक पेरेंट सेल में, जब एक पेरेंट सेल में न्यूक्लियस मतलब केंद्रक का विभाजन होता है, तो इस केंद्रक के विभाजन की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, और ये जो इसकी सेकंड स्टेज है, ये जो इसकी सेकंड स्टेज है, इस सेकंड स्टेज में क्या होता है भाई, तो सबसे पहले इसका क्या होगा, ये जो आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड होगा। और जो सेकंड स्टेज है, इस सेकंड स्टेज में याद रखना साइटोप्लाज्मा का डिवाइड होता है। किसका डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्मा। ठीक है, और ये जो साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होता है, इस साइटोप्लाज्मा के डिवीजन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये चीज समझ आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। ठीक है, चलिए देखिए एक बार और समझ लीजिए, जो पेरेंट सेल होता है, फिजन क्या है, विखंडन क्या है, तो इस विखंडन में सबसे पहले पेरेंट सेल में सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक डिवीजन होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियस डिवीजन होता है। और जो न्यूक्लियस डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये पहली स्टेज में होगा, ये देखो न्यूक्लियस अलग हो गया। फिर न्यूक्लियस के बाद आप देख पा रहे हैं ये क्या है, साइटोप्लाज्मा। ये जो भरा हुआ है, ये जो भरा हुआ है इसको आप क्या बोलोगे, जीव द्रव्य है ना, या साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको हम, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले क्या होगा, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बाद क्या हो जाएगा इसका, साइटोप्लाज्मा का डिवीजन। और जब साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होगा तो हमारे पास दो नई सेल उसी के जैसे मिलेगी। किसके जैसे, पेरेंट सेल के। तो एक चीज और याद रखना है इसमें, कि इसमें जो पेरेंट सेल होती है, इसमें जो पेरेंट सेल होती है वो कैसी होती है भाई, अमर सेल होती है। कैसी होती है वो, अमर सेल या अमर कोशिका, या इसको एक और नाम बोलते हैं हम क्या, इटरनल। क्या बोलते हैं, इटरनल सेल बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अमर क्यों, अमर इसलिए क्योंकि ये जो सेल है, पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल में सेल डिवीजन होता है, ना कि सेल खत्म होती है। समझ आ रहा है, इसमें सेल क्या होती है, एक सेल की दो नई सेलें बन जाती हैं, ना कि इसमें सेल का डेथ होता है। समझ आ रहा है, इसमें सेल की मृत्यु नहीं होती है। क्या होता है, एक सेल से दो सेल बन जाती हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अमर सेल या इटरनल सेल बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद जल्दी से हम एक और चीज देखते हैं। देखिए अब क्या है, द्विआधारी विखंडन। द्विआधारी विखंडन का मतलब क्या है भाई, वाइनरी फिजन। ये वाइनरी फिजन का मतलब ये होता है कि जब क्या होता है हमारे पास एक पेरेंट सेल से दो सेल का निर्माण होता है, दो डॉटर सेल का। ठीक है, तो याद रखना, एक जनक सेल से, एक जनक कोशिका से दो संतति कोशिका का निर्माण होता है। दो संतति कोशिका का निर्माण होता है, निर्माण होता है। यही क्या कहलाता है भाई, द्विआधारी द्विआधारी विखंडन। इसी को हम बोलते हैं द्विआधारी
विखंडन। ठीक है, अब ठीक है, इस द्विआधारी विखंडन, इस ये होता कैसे है, सेम उसी के जैसे जैसे अभी फिजन हमने पढ़ा था, लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जो भी जनक सेल होगी, इस जनक सेल से हमको दो डॉटर सेल मिलेंगे। इसमें देखिए एक्चुअली में होता क्या है, ये पेरेंट सेल है। सबसे पहले इस पेरेंट सेल में क्या होता है, इसके सबसे पहले न्यूक्लियस डिवीजन होगा, लेकिन इस न्यूक्लियस में आपको एक चीज याद रखना, इसके डीएनए में क्या होता है भाई, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेंट होता है। समझ आ रहा है, मतलब न्यूक्लियस के साथ साथ इसका जो जेनेटिक रीजन है या जेनेटिक जो कोड होता है, ठीक है, या जो डीएनए होता है, वो डीएनए भी क्या हो जाता है, इसमें डिवाइड होता है। समझ गए, प्रोसेस वही होगी कि पेरेंट सेल से सबसे पहले न्यूक्लियस होगा, लेकिन न्यूक्लियस के साथ साथ इसमें क्या होगा, डीएनए डुप्लीकेशन होगा, और बाद में वही साइटोप्लाज्मा डिवाइड होकर के नई दो डॉटर सेल बना देगी। तो इसी को हम बोलेंगे क्या, द्विआधारी विखंडन या द्विआधारी विखंडन, बाइनरी फ्यूजन। मतलब एक जनक कोशिका से दो जनक कोशिका। देखिए इसको हम इसलिए ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं पढ़ा रहे क्योंकि ये हमारे मतलब सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये चीजें हमें पता होना चाहिए, तब जाकर के हम आगे के रिप्रोडक्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। समझ आ रहा है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, जल्दी में बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसको हमें उतनी जरूरत नहीं है, केवल इसको किसके लिए है कि आपको ये चीजें एटलीस्ट पता रहे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें बाइनरी फिजन इन अमीबा। जैसे आप इसमें देख सकते हो, देखो अच्छे से, अमीबा में जो बाइनरी फिजन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। ये अमीबा है, अमीबा में ये क्या है, आपके पेरेंट। देखो सबसे पहले इस पेरेंट सेल में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक्सटेंड हो जाता है, मतलब ये न्यूक्लियस क्या हो जाता है, खिंच जाता है। ठीक है, और ये खिंच करके क्या हो जाता है, न्यूक्लियस टूट जाता है। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या क्या हो जाता है, डिवीजन। और जब न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद फिर ये क्या होता है भाई, ये जो साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा का एक्सटेंशन होता है, और इसी को एक्सटेंड होकर के ये आगे चल के क्या, साइटोप्लाज्मा भी डिवाइड हो जाता है। और जब साइटोप्लाज्मा डिवाइड होता है तो दो नई डॉटर सेल का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्या है, आपका बाइनरी फिजन है, द्विआधारी फिजन है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो द्विआधारी फिजन है ना, ये कितने प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं अनियमित विखंडन। ठीक है, केवल आपको ध्यान बस देना है कि क्या कहलाता है। ठीक है, अनियमित विखंडन, ठीक है, या रेगुलर बोलते हैं जिसको। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ विखंडन। तीसरा जो है जिसको हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य विखंडन, अनुदैर्घ्य विखंडन। ठीक है, चलिए तो इसमें एक चीज आप अच्छे से देख पा रहे हो, अनियमित विखंडन। अनियमित विखंडन का मतलब होता है जिसका कहीं से भी टूट जाता है, वो किसी भी हिस्से से टूट सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, अनियमित विखंडन बोलेंगे। ठीक है, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ, जैसे आपने मैथ पढ़ी होगी थोड़ी सी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। अगर एक तरीके से हम देखें तो ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसी को आप क्या बोलते हो भाई, अनुप्रस्थ बोलते हो। क्या बोलते हो, इसी को आप अनुप्रस्थ बोलते हो, या इसी को आप क्या बोल देते हो, ट्रांसवर्सिस बोल देते हो। क्या बोल देते हो भाई, ट्रांसवर्सिस। ठीक है, और ये जो आपका वाई एक्सिस है, इसको हम क्या बोल देते हैं, अनुदैर्घ्य। क्या बोलते हैं इसको, अनुदैर्घ्य, या इसी को हम बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, है ना, या इसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, है ना। ठीक है, चलिए अब देखो इसका मतलब ये है, अनुप्रस्थ का मतलब ये है किसी चीज को अगर आप उसके किस में काट दोगे, हॉरिजेंटल में काटोगे, तो उसको हम बोलेंगे क्या, अनुप्रस्थ। जिसमें क्या हो रहा होगा, हॉरिजॉन्टल में डिवीजन हो रहा होगा, मतलब एक क्षैतिज रूप में क्या हो रहा होगा, जिसका डिवीजन हो रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ। और जिसमें क्या हो रहा होगा, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब जिसमें क्या हो रहा, वर्टिकल डिवीजन हो रहा होगा, सेल डिवीजन, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, अनुदैर्घ्य। तो याद रखिएगा अनियमित का मतलब क्या है, जो कहीं से भी क्या हो जाता है, टूट जाता है, और कहीं से भी टूट जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो अमीबा होता है, अमीबा में जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन या जो रिप्रोडक्शन होता है, वो किस टाइप का होता है, अनियमित द्विआधारी विखंडन।
ठीक है, क्यों? क्योंकि अमीबा किसी भी कोने से क्या कर सकता है, या किसी भी हिस्से से उसमें क्या हो सकता है, सेल डिवीजन हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा जो ये अनुप्रस्थ की अगर हम बात करें तो अनुप्रस्थ डिवीजन जो है वो किस में होता है, पैरामीशियम में। किस में होता है भाई, पैरामीशियम, है ना, पैरामीशियम में। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे पैरामीशियम में। ठीक है, और अनुदैर्घ्य किस में होगा भाई, युगलीना में। ठीक है, चलिए देखिए जरा यहाँ पर ये जो आपको डायग्राम दिया गया, यहाँ देखो ये क्या है, अमीबा। तो आपने देखा होगा अमीबा में किसी भी तरफ से हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा युगलीना, तो अच्छे से देखो ये युगलीना में क्या हो रहा है, अरे युगलीना में जो डिवीजन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, बताओ जल्दी से, वर्टिकल हो रहा है। अरे कैसा हो रहा है भाई, वर्टिकल हो रहा है। वर्टिकल मतलब क्या है, अरे वर्टिकल मतलब क्या है, अनुदैर्घ्य। ये लॉन्गिट्यूडनल का डिवाइड हो रहा है, मतलब यहां से डिवाइड हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, चलिए। और अगर हम पैरामीशियम में आप देख पा रहे हो तो पैरामीशियम में देखो अच्छे से अनुप्रस्थ डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अनुप्रस्थ मतलब इसको कैसे काट रहे हो आप, ठीक है, हॉरिजेंटल काट रहे हो, इसमें डिवीजन हो रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज और याद रखना, इसमें एक और डिवीजन होता है चौथे नंबर का, जिसको हम ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। लेकिन ये जो ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन है एक तरीके से ये कहलाता ही क्या है भाई, ये अनियमित ही कहलाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या होता है, जब कोई चीज कैसे कैसे डिवीजन हो जाए, जिसका कोई एक निश्चित आकार ना हो, वो इस फॉर्म में जो डिवाइड हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक। तो एक तरीके से ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन जो होता है वो कैसा होता है, अरे कैसा होता है भाई, अनियमित होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बहुविखंडन। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुविखंडन। अभी आपने देखा था द्विआधारी विखंडन, अब क्या है ये, बहुविखंड। तो केवल यही समझ लीजिए, हम आपको बता देते हैं। जैसे आप यहां देख पा रहे थे कि एक पेरेंट सेल है, यहां देखिए जल्दी से, हाँ, एक पेरेंट सेल है, इसके न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, और न्यूक्लियस एक्सटेंड होने के बाद न्यूक्लियस में डिवीजन, और न्यूक्लियस डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म में डिवीजन होने के बाद दो नई सेल बन गई। ठीक है, ऐसी बहुविखंडन का मतलब क्या होता है, बहुविखंडन का मतलब है कि एक न्यूक्लियस जो पेरेंट सेल है, ठीक है, इस पेरेंट सेल के ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या होता है, बहुत सारे, एक न्यूक्लियस का बहुत सारे न्यूक्लियस में क्या हो जाना, डिवाइड हो जाना। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस के रूप में क्या होना, डिवाइड होना, और इस बहुत सारे न्यूक्लियस से क्या होना, बहुत सारी सेलों का निर्माण होना, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, बहुविखंडन। समझ आ रहा है, मतलब कि एक पेरेंट सेल और एक पेरेंट सेल के एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवीजन होना, एक न्यूक्लियस का बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा, और इस बहुत सारे न्यूक्लियस से क्या है, बहुत सारी डॉटर सेल का निर्माण होना, इसी को हम क्या बोलते हैं, बहुविखंडन। इसी को क्या बोलते हैं भाई, बहुविखंडन। और एक चीज इसमें याद रखिएगा, ये जो बहुविखंडन होता है, इसकी जो पेरेंट सेल है, ये जो इसकी पेरेंट सेल होती है, इस पेरेंट सेल की क्या हो जाती है भाई, ये डेथ हो जाती है इसकी, मतलब ये कैसी हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ये मर जाती है। याद रखिएगा, ये सेल क्या हो जाती है, मर जाती है पेरेंट सेल। क्यों मर जाती है भाई, देखो अच्छे से मैं बता देता हूं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर ये आपके पास है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का डिवीजन कई न्यूक्लियस में हो गया। ठीक है, और कई न्यूक्लियस में डिवीजन होने से कई सेल बन गई। और जब क्या होता है, ये कई सेल बनने के बाद जो पेरेंट सेल होती है, इस पेरेंट सेल में क्या हो जाता है, ब्लास्ट, मतलब ये पेरेंट सेल कैसी हो जाती है, फट जाती है। और जब ये पेरेंट सेल फटती है, उसके बाद ही ये हमको बहुत सारी क्या होती है, सेल, नई सेल या डॉटर सेल का निर्माण होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो पेरेंट सेल जब तक फटेगी नहीं तब तक हमें नई सेल का निर्माण या नई सेल हमको नहीं मिलेगी। ठीक है, या नई सेल का डॉटर का निर्माण नहीं होगा, डॉटर सेल का। तो ये जो पेरेंट सेल है, पहले इसको क्या होना पड़ता है, ब्लास्ट होती है, उसके बाद ही हमें क्या होती है, नई सेल मिलती है। समझ गए? ठीक है, तो इसलिए ये पेरेंट सेल क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु होती है, उसके बाद ही क्या होती है, जो हमारी न्यू डॉटर सेल है वो बनती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, बहुविखंडन मतलब जिसमें एक जो न्यूक्लियस है उसके कई सारे न्यूक्लियस बनना, और कई सारे न्यूक्लियस का कई सारे सेल, बहुत सारे सेलों में निर्माण होना। और जब बहुत सारी सेल या डॉटर सेल बनेगी, तो जो हमारी पेरेंट सेल है वो क्या होगी, पहले ब्लास्ट होगी, और ब्लास्ट होने के बाद हमें नई डॉटर, बहुत सारी नई डॉटर सेल मिलेंगी। ठीक है,
तो इतनी चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, बडिंग, है ना, मतलब मिकुलन, ये बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो चलो हम इसके बाद कल देखेंगे। ठीक है, और हमारी क्लास डेली 9 बजे से रहेगी। ठीक है, तो आप सभी, और ये यूट्यूब पर भी रहेगी सारी क्लासेस। ठीक है, तो आप सभी 9 बजे जुड़े और पीएनएसटी की बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी की क्लास को देखें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।